स्टार्ट। नमस्कार। कल और आज हमने अध्याय 8 और 9 मानव व्यवहार दर्शन के उसका पठन किया। कुछ आंशिक स्पष्टीकरण भी हुआ। अभी 15-20 मिनट में जो दर्शन दृश्य दृष्टि यह अध्याय है, इस अध्याय का कैसे ये हमसे कनेक्ट होता है उसका एक शोध कहिए या एक तर्क संगति यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं। तो पुनः एक बार हम मानव केंद्रित चिंतन यानी अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन मध्यस्थ दर्शन प्रणेता श्री ए नागराज द्वारा प्रस्तुत मानव व्यवहार दर्शन इस पुस्तक का हम लोग पठन भी कर रहे हैं और साथ में विश्लेषण भी कर रहे हैं। तो अध्याय 9 है दर्शन दृष्टि और दृश्य। तो भाई और बहनों, पहले हम दृश्य की स्पष्टता लेंगे। सूचना आपके पास है ही, बस उसको एक बार वापस स्मरण करने की बात है। तो दृश्य संपृक्तता का है। दृश्य संपृक्तता का है। दृश्य नित्य वर्तमान है, यह ध्यान देने की बात है। यह दृश्य ही नियति है और यही सत्य है, यानी जो दृश्य है वह दृश्य सत्य है। इस दृश्य में सच्चाई है। ये सच्चाई कैसी है? तो ये संपृक्तता से भरी हुई सच्चाई। ये संपृक्तता है। व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु संपृक्त, अर्थात सूचना हम सबके पास है ही कि एक एक वस्तु भीगी है, डूबी है, घिरी है, जिसको भीगा डूबा घिरा कहते। आपने यदि अध्ययन बिंदु पुस्तक देखा होगा, उस पुस्तक में यह दिया हुआ है। तो दृश्य संपृक्तता का है। उसमें एक एक इकाई डूबी भीगी घिरी है, ऊर्जा संपन्न है, बल संपन्न है, चुंबकीय बल संपन्न है। डूबने से इकाई क्रियाशील है, सम विषम मध्यस्थ गति में है। घिरने से इकाई में नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है। यही नियति है, यही नित्य वर्तमान है। अब इस दृश्य की जो कड़ियां हैं, वो कड़ियां यहां पर हम लोग देख सकते हैं। दृश्य सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व में विकास क्रम है। सबका ध्यान जा रहा होगा इन सूचनाओं पर स्मरण करते हुए। विकास क्रम में रचना क्रम भी है और विकास क्रम में विकास है। जैसे गठनशील से गठन पूर्ण होना, ये विकास है, ये दृश्य है। इस दृश्य में मानव जागृति क्रम में है और जागृति संपन्न भी है। हम में से कुछ लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ आदरणीय बाबा जी का सानिध्य पाने का। तो उस रूप में जागृति क्रम, जागृति, एक जागृत व्यक्ति हमारे सानिध्य में आया, तो इस तरह से यह एक पूर्ण दृश्य है। इस पूर्ण दृश्य के हाईलाइट है, 4 अवस्थाएं दृश्य में है, 4 पद हैं। संदर्भ है हमारी यह धरती, जगत नाम दे सकते हैं, विश्व नाम दे सकते हैं, सृष्टि नाम दे सकते हैं। तो भाई और बहनों, इसके पहले के अध्यायों में इसके बारे में हमको सूचना मिली है। अभी यह सूचना यहां दृश्य के रूप में कनेक्ट हो रही है। पहला अध्याय सहअस्तित्व, तो सहअस्तित्व में क्या क्या दिखा, ये दृश्य है। और धीरे धीरे सृष्टि दर्शन में इस धरती का संदर्भ, उसमें जगत, इस तरह से अब यह दृश्य है।
अब इस दृश्य को देखने वाला कौन है? यहां पर दर्शन और दृष्टि, इसको पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर इन दोनों को जोड़कर कैसे दर्शन, दृष्टि और इस दृश्य के साथ योग हो करके हमको समझ मिल सकता है। तो दर्शन अर्थात सर्व मानव दर्शन, ये संदर्भ है यहाँ। ये किसको हो सकता है? तो ये सभी मानवों को हो सकता है। तो भाई और बहनों, मुझे यहाँ पर एक ध्यानाकर्षण है कि जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में अंतर क्या है। तो ज्ञान अवस्था को जीने के लिए दर्शन की आवश्यकता है। तो दर्शन यानी समझ होना, ये ज्ञान अवस्था की इकाई की आवश्यकता है। सुखाकांक्षा की पूर्ति के लिए हर मानव को दर्शन की आवश्यकता है। इसलिए मुझे लगता है कि दर्शन ये सर्व मानव की आवश्यकता है, एक सामान्य आवश्यकता है। क्या है इस दर्शन में? यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता। जैसे सत्य दृष्टि है, इस सत्य दृष्टि की प्रतिबिंबन क्रिया से दृष्टि में स्पष्टता, और इस स्पष्टता की सर्व मानव में सूत्र व्याख्या इस तरह से होता है: यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता। जैसे सह अस्तित्व सत्य है, सह अस्तित्व में इकाई रूपी एक वास्तविकता है, शून्य एक वास्तविकता है। तो इन वास्तविकताओं का हर मानव के जीने के लिए क्या अर्थ है? वह है यथार्थ। तो मानव होने के नाते मेरा क्या अर्थ है, ये मुझको समझ में आना, यह यथार्थ। और ये कैसे समझ में आ सकता है? ये दृष्टि से समझ में आ सकता है। और ये दृष्टि कहाँ लगे? ये दृष्टि दृश्य में लगे, जो नित्य वर्तमान है और ये सत्य। आगे, ऐसे सर्व मानव को होने के अर्थ में अध्ययन से यह संभव होता है दर्शन। पुनः ध्यानाकर्षण, दर्शन की संभावना मानव में अध्ययन से। सबका ध्यान जा रहा होगा सामान्य रूप में हम दर्शन किसे कहते हैं परंपरा के उसमें, और यहाँ क्या कहते हैं। तो अध्ययन से दर्शन होना। तब अध्ययन ये कैसे विश्लेषित होता है? क्षमता, पात्रता और योग्यता से विश्लेषित होता है। पुनः एक बार, दृश्य को प्रतिबिंबन जो हुआ दृष्टि के द्वारा, उसका अध्ययन। क्षमता क्या है? ये जो दर्शन हमें प्रतिबिंबित हुआ उसको मैं वहन करता हूं, ये मेरी क्षमता है। जो प्रतिबिंबित हुआ उसको मैं ग्रहण करता हूं, ये पात्रता है। और योग्यता है अभिव्यक्ति। अध्ययन क्या है? ये महत्वपूर्ण है। अनुभव की रोशनी में यह अध्ययन है। जैसे प्रणेता श्री ए नागराज जी को ये अध्ययन पूरा हुआ, फलस्वरूप उन्होंने इस दर्शन को व्यक्त किया। अब यह दर्शन हम सबका कैसे हो सकता है? तो यह दर्शन उन्होंने सबके लिए इस तरह से खुला किया। कैसे खुला किया? तो स्वयं वैयक्तिक प्रयास से, स्वयं की अनुभव की रोशनी हम सभी मानवों के लिए उन्होंने खुली कर दी। तो अनुभव की रोशनी में और अधिष्ठान की साक्षी में यह अध्ययन कराने की क्षमता उनमें है, यही जागृति है। अब जैसे हम सुबह पढ़ रहे थे, इसलिए पठन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। मैं पुनः ध्यानाकर्षण कराना चाहूंगा सभी भाई बहन जो सुन रहे हैं कि पिछले 2 दिन हमने पढ़ा है। अब इस पठन के आधार पर इस तरह से हम तर्क संगत कर सकते हैं जो अनुभूतियां हमने पढ़ी है, और हम अपने तर्क को शांत कर सकते हैं। तब अभिव्यक्ति
ये योग्यता से संदर्भ में है। तो जैसे कहा कि क्षमता के मूल में पात्रता, पात्रता के मूल में योग्यता, ये उस अनुभूति में हमको बताया गया। अब इस योग्यता के मूल में क्या है? शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास, ये उसके मूल में है। तो शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास ये कैसे संभव है? तो अनुभव की रोशनी में, अधिष्ठान की साक्षी में वंदनीय बाबा जी ने कुछ वैयक्तिक प्रयास किए जो जागृति क्रम में लगे हुए हम जैसे कुछ लोग। तो अभी बाबा जी का शरीर नहीं है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या? तो ऐसी स्थिति में जो ये प्रक्रिया चल रही है वही आज की स्थिति में है। वांग्मय में जैसा जैसा अनुभूतियों को स्पष्ट किया है, वैसे वैसे उन अनुभूतियों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जागृति क्रम के हम मानव जागृति को पाने के लिए अभी भी वांग्मय में जो व्यक्त अनुभूतियां हैं उनकी रोशनी में, क्योंकि उनके शब्द है, शब्द का अर्थ है, और उस अर्थ की वास्तविकता दृश्य में नित्य वर्तमान है, इस आधार पर पुनः एक बार, दर्शन में जो व्यक्त शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ हैं, और उस अर्थ की आशय की वास्तविकता अर्थ सहित आज भी दृश्य रूप में वर्तमान है। हमें दृष्टि को विकसित करना है और दृश्य को देखने का अभ्यास करना है। इस अभ्यास के लिए शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास। अब ये शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास ये कैसे मिलेंगे? तब वंदनीय बाबा जी के वैयक्तिक प्रयास, जिसे हम जागृत मानव परंपरा का खाका कहते हैं, उन्होंने उसको खाका दिया है, ये खाका हमारे में आ गया। इसी को मैं आपको बोध करा रहा हूं, ऐसे उनके वक्तव्यों में हमने कई बार सुना है। तो ये खाका क्या है? तो ये प्रस्ताव है मानवीय शिक्षा, जिसे कह रहे हैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा, और मानवीय व्यवस्था, जिसे कह रहे हैं परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। तो ये संपूर्ण शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास तात्विक, तार्किक, व्यवहारिक रूप में इस प्रस्ताव में, जिस प्रस्ताव को उन्होंने नाम दिया सर्वतोमुखी समाधान, इस प्रस्ताव में जो विकल्प में 27 बिंदुओं में उन्होंने उसको विश्लेषित किया, और जिसके मूल में अध्ययन है, जो अध्ययन बिंदु में उन्होंने लगभग 44 पॉइंट पे उसको विश्लेषित किया है, और मानव व्यवहार दर्शन के 31 बिंदुओं में मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व के रूप में उन्होंने उसको विश्लेषित किया हुआ है, और उसी का हम क्रमशः पठन कर रहे हैं, समझने का प्रयास। तो इस रूप में अब कैसे क्रम कनेक्ट हो गया? जागृति और जागृति क्रम ये कनेक्ट हुआ। ये कनेक्ट में ये प्रयास है, इन प्रयासों में ये प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव जैसे जैसे जागृति क्रम के मानव समझते हैं, वैसे वैसे उनमें शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास होकर योग्यता विकसित होना, अभिव्यक्तियां विकसित होना, और इससे पात्रताएं विकसित होना। योग्यता और पात्रता मिला करके क्षमता, जो दर्शन की वहन क्षमता है, और इन्हीं क्षणों में ये अध्ययन पूर्णता होकर ये दर्शन पूर्ण रूप में हमारा स्वत्व बन सकता है। इस रूप में ये जो दर्शन 4 भागों में है, और पूरा दर्शन, वाद, शास्त्र, संविधान, परिभाषा समेत ये लगभग 13 पुस्तकों में ये पूरा अभ्यास दर्शन प्रस्तुत है। अब भाई और बहनों कि अब दृष्टि पर आते हैं। अब ये दृष्टि का दृश्य के साथ योग होने से दर्शन। तो यहां देखने वाला कौन है ये पहचानने की आवश्यकता। यहां देखने वाला जीवन है, दर्शन सर्व मानव के है, और दृष्टि ये जो मानव में जो जीवन रूपी वास्तविकता है, उस वास्तविकता को इंगित किया, उसको कहते हैं जीवन वस्तु। यही है ज्ञान चक्षु। ये कौन से दृष्टि से दिखेगा? तो ज्ञान चक्षु। दर्शन में चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु दोनों में
दर्शन विश्लेषित है। दर्शन का जो तात्विक भाग है वह ज्ञान चक्षु में है, और जो व्यवहारिक भाग है, जैसे हमारे आंखों को कुछ व्यवहार दिखते भी हैं, तो उसको हम कहते हैं चर्म चक्षु। पर जो पूरा का पूरा खाका वह ज्ञान चक्षु या ज्ञान गोचर विधि से है। तब अब जीवन में देखने की क्षमता, क्या देखने की क्षमता? प्रतिबिंबन क्रिया, उसको कहें देखने की क्षमता। तो मूलतः 6 दृष्टि से प्रारंभ है ये। प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य से प्रारंभ। अब इसमें से हमने देखा कि प्रिय हित लाभ ही दृष्टि चालित है, जिसको हम 4.5 क्रिया कह रहे हैं। तो हम स्वतः तर्क लगा सकते हैं कि 4.5 क्रिया में दृश्य कैसा दिखेगा, आधा दिखेगा कि पूरा दिखेगा, कैसा दिखेगा या दिखेगा नहीं। हर एक जन सोच सकते कि प्रिय हित लाभात्मक, और इसका आगे चल करके इसका क्या परिणाम होता है, तो ये उन्माद को भी बताया है। तो ऐसे उन्मादी मानसिकता से क्या दृश्य दिख भी सकता है, ये बात। तो फिर क्या ये दृष्टियां खत्म होंगी? नहीं, ये दृष्टियां संयत होंगी, ये नियंत्रित होंगी। कैसे नियंत्रित होंगी? तो न्याय धर्म सत्य, न्याय की सूचना आप सबके पास है। न्याय की सूचना है 2 और 2 से अधिक में न्याय, संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति। अब दृश्य क्लियर है, तो न्याय दृष्टि चालित होने से ये दृश्य और साफ साफ दिखाई देता है। ये मेरे को कैसे दिखेगा भाई न्याय? तो अभी अनुभव की रोशनी में मुझको न्याय दिखेगा। मुझको धर्म कैसे दिखेगा? व्यवस्था। तो अनुभव की रोशनी में मुझको धर्म दिखेगा। कैसे है? अभी धर्म की सूचना है, उस सूचना के आधार पर कल्पनाशीलता का प्रयोग करके और मैं दृश्य को देखने का प्रयास करता हूं। अनुभव की रोशनी साथ है, ये दृष्टि की क्षमता मेरे पास है, उसको प्रेरणा लगातार आ रही है, उसके साथ में अभ्यास भी कर रहा हूं, इन प्रस्तावों में प्रयास भी कर रहा हूं, अपने को व्यवस्थित भी कर रहा हूं, और साथ साथ ये जो दृश्य है उस दृश्य में भागीदार भी हो रहा हूं। फलस्वरूप मेरा स्वयं का स्वयं से योग होने की घटना हम कह सकते हैं दृष्टि। दृष्टि परिमार्जन। अब आगे तो इस तरह से न्याय धर्म सत्य इससे प्रारंभ है। अब ये कैसे हो? मन में कौतूहल, जैसे ही ये दृश्य दिखता है हमारे में कुछ लक्षण आते हैं। कौतूहल है, इस दृश्य के प्रति अभी हमारा कौतूहल है। ये क्या है? अब तो मैंने यहाँ पर शब्द लिखे हैं, पर अनेकों रचना है इस धरती पर। पदार्थावस्था है, प्राणावस्था है, जीवावस्था है, ज्ञान अवस्था है, और ऊपर देखेंगे तो इतने सारे तारे, ये ग्रह गोल, सूरज, चांद, और जितना यूनिवर्स का सारा पिक्चराइजेशन बचपन में ही आता है। तो मेरे मन में कौतूहल है, ये दृश्य क्या है, ये दृश्य का अंतर संबंध क्या है। जैसे जैसे वृत्ति में, अनुभव की रोशनी में, अभ्यास के फलन में जैसे जैसे मन में कौतूहल आगे बढ़ता है और वृत्ति में ये वृत्ति को ये दृश्य समझ में आने लगता है, उसको कहेंगे उत्साह होता है। वृत्ति में उत्साह। और जैसे जैसे दृश्य हमारे में स्थिर होता है वैसे चित्त में आह्लाद की स्थिति है, बुद्धि में आप्लावन यानी रोमांचकारी स्थिति है, और आत्मा में अनुभूति की स्थिति है। इस तरह से ये दृष्टियां परिपूर्ण होने की स्थिति में कौतूहल, उत्साह, आह्लाद, आप्लावन, अनुभूति। मैं रेफर कर रहा हूं पेज 30, मानव सहज प्रयोजन। इसके पूर्व के अध्याय में आप सब इस सूचना से गुजरे ही हों। और साथ में मन और वृत्ति की एक सूत्रता परिमार्जित दृष्टि के साथ, दृश्य के साथ अलाई होने से अनुभव की रोशनी में अभ्यास पूर्वक हमें भास, सत्य भासता है। सत्य संभावना हमारे में होना को कहेंगे भास, जीने की जगह स्पष्ट होने को कहेंगे आभास।
जो सच्चाई है वो सच्चाई प्रतीति में होने लगती है, उसको कहेंगे प्रतीति, स्थिर होना और उसकी फाइनली अनुभूति होना। इस तरह की जो अनुमान क्षमता विकसित होकर और हमें प्रतीति और अनुभूति जैसा सुख की स्थिरता, सुख की निरंतरता और हमारे होने में होने लगती है। और इधर ये जो दर्शन है, ये दर्शन यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता भी होने लगने से हम समझदार मानव होने की घटना, जागरूक होने की घटना, और इसी कड़ी में हम उपकार रूप में अलाइन होते हैं। जो मुझको हुआ वो अन्यों को होने के अर्थ में और फलन में, इस तरह का प्रस्ताव में जो मानवीय शिक्षा और मानवीय व्यवस्था रूपी जागृति क्रम सहित ये प्रस्ताव, जिसके मूल में अध्ययन, जिसके मूल में दर्शन, इसके मूल में दृष्टि और सदैव ये दृश्य वर्तमान है। इस तरह से जो अध्याय हमने अभी सुबह पढ़ा, उसका एक छोटा सा मेरी ओर से तर्क संगतिकरण में। धन्यवाद। अब हम एक आगे की प्रस्तुति लेते हैं। यही दृश्य को हम आगे ले जाते हैं, इसी दृश्य को हम आगे ले जाएंगे कि मानव परंपरा में यह दृश्य हमारे कार्य व्यवहार में कैसे आता है, हमारे मानसिकता में कैसे आता है, कैसे हमारे में उत्साह काम करता है। हमारे मित्र राकेश भाई ने इसकी प्रस्तुति के लिए कहा कि संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था पर एक छोटी सी प्रस्तुति के लिए उन्होंने कहा बचा हुआ 33 मिनट हम इस प्रस्तुति के लिए कर सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं पिछले 2 दिन समय की सार्थकता आपको छू रही होगी। इस क्रम में मेरा भी पठन हुआ दोबारा और कई मुद्दों पर मेरा भी ध्यान चला गया। तो अब ये जो दृश्य है, अब इस दृश्य में ये जागृति क्रम, जागृति ये प्रारंभ हुआ है, यानी एक उत्सव की स्थिति प्रारंभ हुई है। और सही भी है, कितने सारे लोग जो जीवन विद्या के शिविर करते हैं और कितने सारे लोगों का ये दृश्य के होने पर, अपनी दृष्टि के परिमार्जन पर और स्वयं में दर्शन के प्रति जिज्ञासा होने पर मन में एक उत्साह, समझने के लिए उत्साह, और जो समझ में आया है उसको अभिव्यक्त करने के लिए उत्सव, ऐसी कई सारी स्थितियां सुनने को भी मिलती हैं, देखने को भी मिलती हैं। तो इस रूप में मुझे भी ये महत्वपूर्ण लगा कि इस क्रम में महत्वपूर्ण लगा कि ये कैसे सर्व मानव तक पहुंच सकता है, कैसे सुगमता से पहुंच सकता है। तो सुगमता से पहुंचने के लिए बाबा जी ने जागृत मानव परंपरा का ढांचा खाचा, एक निश्चित योजना, स्पष्टीकरण जागृत मानव परंपरा के रूप में हमें दिया। और जागृत मानव परंपरा में जागृति क्रम, जागृति इन धरती के मानवों के संदर्भ में ये प्रस्तुति। तो देखते हैं संस्कृति। तो इस संस्कृति का लक्ष्य क्या है? ये संस्कृति का लक्ष्य है सर्वमानव। सर्वमानव में क्या? तो सर्वमानव में एक रूपता ये संस्कृति का लक्ष्य है। एक छोटा सा उदाहरण साइट कर सकता हूं। हम मानव, जब से हमको मानवीय इतिहास का थोड़ा सा पन्ने हमने पलटे हैं, तो ज्यादातर जगहों पर हमें घात, प्रत्याघात,
विश्वासघात, यही सारा दिखता है। और आज की स्थिति में भी कमोबेश हर मानव जो घायल हुआ है, किन्हीं मुद्दों में घायल हुआ है। मैं भी घायल हुआ हूं। तो मैं सोचता हूं ये जो सब घायल हुआ है, और इसका वर्णन बाबा जी ने सटीक किया है, भूतकाल की पीड़ा, भविष्य की चिंता और वर्तमान से विरोध। ऐसा एक मेरे जैसा मानव जो भूतकाल की पीड़ा से ग्रसित है, भविष्य की चिंता है और वर्तमान से भारी विरोध है, अब ऐसा मानव जब इसकी रोशनी में आता है तो ये अपने आप को कैसे संभालेगा? तो उसको संभालने के लिए वातावरण की आवश्यकता है। आप सहमत होंगे, मैं सर्व मानव की बात करता हूं। सभी मानव कैसे संभलेंगे? एक डिजाइन तो ये है कि मैं अपने ज्ञान से, अपने स्वविवेक से कुछ करके हाथ पैर मार के कहीं से कुछ पढ़ लिया, कुछ कर लिया, कहीं से कुछ रास्ता मिलता है, कैसा देखा और अपने आप को कहीं एक सेटल किया जिसको हम सांत्वना कहेंगे। पर मैं क्या काम का बना? क्योंकि मन में तो वो है ही, मैंने किसी तरह से उसको सेटल किया। तो मैंने अपने में जांचा, मैं काम का तो नहीं बना। मैं काम का कब बनूंगा कि मेरे में घुल जाए, ये चीज निकल जाए, भूतकाल की पीड़ा निकल जाए, भविष्य की चिंता निकल जाए और वर्तमान से विरोध खत्म हो जाए, तो मैं काम का बनूंगा, समझने के लिए योग्य बनूंगा। मुझको लगता है पहली बात तो यही है। अब ऐसा कैसे हो सर्व मानव के लिए? उसके लिए जागृत मानव परंपरा का डिजाइन सामने आता है, जिसमें जागृति क्रम में मेरे जैसा मानव जागृति को पाना चाहता है। क्या चाहता हूं मैं चाहता हूं एक वातावरण। अब ये वातावरण की खासियत क्या है? एक रूपता, ये इस वातावरण की खासियत। विषमता का न्यून और एक रूपता का अधिक। अब ये कैसे होगा? तो संस्कृति उसका उत्तर। जिस समाज में सांस्कृतिक मूल्य या सांस्कृतिक धरोहर जितनी तगड़ी है, उस समाज में एक तो ये घटनाएं होती ही नहीं जिसको मैं अभी वर्णन किया, है ना, उसमें वो होती नहीं। यदा कदा हुआ तो आदमी को संभलने के लिए एक संबल है, एक वातावरण है। तो संस्कृति उसका उत्तर है। क्या है इस संस्कृति में? इस संस्कृति का मूल है विचार प्रवर्तन। आदमी में विचारों का प्रवर्तन करने की ताकत संस्कृति में। तो ये विचार प्रवर्तन किस आधार पर होता है? तो उसको कहा तात्रय की सीमा। मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता। पुनः वापस इन मुद्दों की जो सूचनाएं हैं, इसके लिए भाई और बहनों, इन सूचनाओं के लिए पठन एक आवश्यक हमारे में प्रक्रिया है। अब मानवीयता, हमारी काल्पनिक मानवीयता इस संस्कृति में नहीं चली, जो संवेदनाओं के आधार पर, जो वास्तविकताओं के आधार पर ये मानवीयता से सांस्कृतिक परंपरा के लिए कुछ काम हो सकता है। तो मानवीय दृष्टि, मानवीय मानवीय स्वभाव, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता, इस सीमा में संस्कृति विचार प्रवर्तन का ताकत है सामाजिकता में, और उसी को हम कहते हैं संस्कार परंपरा। इसको मैंने 4-5 मुद्दे लिए हैं। हमारे कई अध्ययनशील वरिष्ठ बंधु भगिनी हैं, उनसे हमारा विनय रहेगा। ये तो मैंने जैसा मेरा ध्यान चला गया वैसे लिखा है कि नहीं? छोटा सा ध्यान चला गया है, छोटा सा प्रयास है, कमियां हो सकती है। सुनने वालों में से भी काफी समय से जो लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं। तो जितना मेरा छोटा सा ध्यान चला गया उस आधार पर मैं आपको ये स्पष्ट कर रहा हूं। परिपूर्ण है ऐसा मेरा दावा नहीं।
तो मानव में रूप, धन, पद, बल, बुद्धि, इस आधार पर हम संस्कृति का अनुमान कर सकते हैं। दूसरा, जन्म संस्कार उत्सव, नामकरण उत्सव, शिक्षा संस्कार उत्सव, विवाह संस्कार उत्सव, अर्थात नाम, जाति, कर्म, धर्म उत्सव। तो व्यावहारिक स्वरूप बाबा जी ने जागृत मानव परंपरा में जागृति क्रम में रहने वाले मानवों के लिए भी प्रस्ताव किया है कि पूर्णता के अर्थ में की गई कृतियों को कहा उत्सव, और ऐसे उत्सवों का एक क्रमबद्ध सीरीज का आयोजन, उसको कहते हैं संस्कृति। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको, एक छोटा सा, जैसे हम जन्मदिन उत्सव मनाते हैं, तो जन्मदिन उत्सव की रूप में हम सबका जन्मदिन उत्सव होता है, तो उसमें हम अपने में होने वाली घटना पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्या होता है उस दिन कि नहीं, अब सब सुनने वाले सुज्ञ लोग हैं, मैं तो अब वो गिफ्ट वगैरह में तो नहीं जाऊंगा, मौलिक रूप में क्या घटना घटती है उस पर मैं थोड़ा सा आप सबका ध्यान दिलाना चाहूंगा। उस दिन स्वाभाविक रूप से हम सभी में एक ग्रहणशीलता का स्पेस अपने आप तैयार रहता है। उस दिन हम बहुत फ्रेश भी रहते हैं, और परिवार के जन जो भी हमको कहते हैं, हम उनको सुनने की मनस्थिति में रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। ऐसे क्षणों में विचार प्रवर्तन यदि हमारे कल्पना में आए, हमारे अनुमान में आए, वहां है संस्कृति। जैसे बाबा जी को एक बार पूछे थे कैसे मनाए जन्मदिन उत्सव, तो वो बोले कि पिछले वर्ष में क्या मैंने अच्छा किया, आगे वर्ष में मैं क्या अच्छा करूंगा, इसका यदि संकल्प दोहरा सकते हो तो ये जन्मदिन उत्सव। देखिए, बाबा जी ने अपना जन्मदिन उत्सव अनुभव शिविर के रूप में सामने रखा। इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है संस्कृति कि जो विचार मैंने प्रस्तुत किया, जो अनुभव ज्ञान मैंने प्रस्तुत किया, उस अनुभव ज्ञान का वैचारिक प्रवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। इस रूप में हम में से कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लंबे समय से अनुभव शिविरों में अभी आते होंगे, सारा परंपरा का होता रहा, केक कटना और ये सब होता रहा, लेकिन एक समय में हम सब बैठते रहे, बाबा जी हम सबको एक रजिस्टर भी देते रहे और उस पर कहते हैं कि लिखो अनुभव हुआ या नहीं। अब अपने जन्मदिन के उत्सव पर सोचिए आपको अनुभव हुआ या नहीं, और इतने सौम्यता से पूछते, नमस्ते करके पूछते। ऐसा हमने कई बार बाबा जी को देखा है, नमस्ते करते हैं पानी तो पानी हो जाता है ना। तो ये संस्कृति में ताकत है। तो इस तरह से ये जो उत्सवों का आयोजन और हम मानव की जिंदगी में देखते हैं, कल्पना करते हैं एक मोहल्ले की जहां पर कितने सारे उत्सव हो सकते हैं। तो हर उत्सव में विचार प्रवर्तन होना और उसकी जो शैली है, उद्बोधन, ये उसके कंपोनेंट है। कैसे मनाया जाता है, उद्बोधन का प्रावधान होना, प्रयोजन होना, उसमें प्रोत्साहन होना है कि शून्य लोग सुन रहे हैं, इसका विश्लेषण वो खुद ही कर सकते हैं। क्या किस प्रोत्साहन मतलब अपन कहां के हैं। संरक्षण होना, सही का संरक्षण होना, सत्य का संरक्षण होना, न्याय का संरक्षण होना, व्यवस्था का संरक्षण होना, ये निहित बिंदु है ऐसी संस्कार परंपरा के रूप में मनाए जाने वाले उत्सव। तो व्यवहारवादी समाजशास्त्र में इस तरह के 4 उत्सव उन्होंने दिए हैं, और नटशेल में नाम, जाति, कर्म, धर्म, ये संस्कारों का उल्लेख किया है। इसकी हम कुछ तात्विकता को भी थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे।
तो संरक्षण होना, संवर्धन होना यानी बढ़ाना, परिपालन होना, और ये सारा प्रक्रिया होना। तो ये सारा प्रक्रिया होना, उसको एक उत्सव का स्वरूप देना, उसमें सारी एक रूपता आना। अब ये सारी एक रूपता के लिए हम रूप, धन, पद, बल, बुद्धि ये सब लेते हैं। रूप की संस्कृति मानव के रूप में काफी अच्छे से हम देख सकते हैं। मानव है, हमारा रूप है। हमारी रूप की संस्कृति में क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, हम शोध कर सकते हैं कि अंतिम सांस तक हमारा शरीर स्वस्थ रहना, जीवन के संकेतों को ग्रहण कर पाना और उसका प्रसारण भी कर पाना, उसके लिए साधन रूप में ये शरीर हमारा स्वस्थ रह पाना। शरीर का जो रूप है उसमें रचना विरचना नियम है। इस रचना विरचना नियम को जीवन द्वारा सहयोग होना है कि नहीं। तो 60 हो गया तो भी सेलिब्रेशन है, 75 हो गया तो भी सेलिब्रेशन है, क्योंकि उसमें विचार प्रवर्तन की ताकत है। और ये जो तात्पर्य की सीमा में जो हमको यश मिला, उस यश का एक दूसरे के लिए प्रकटन है। ये मानव की कितने सारे डायमेंशन है इस रूप संस्कृति के, ये हमारे लिए शोध का मुद्दा हो सकता है। छोटा छोटा काम अपन इसमें कर सकते हैं। दोनों रूप देखना है। धरती का भी रूप है, किस तरह से धरती हमें मिली और किस तरह से इस धरती का रूप का हम संरक्षण करना, रूप का संवर्धन करना, ये सबका परिपालन प्रक्रिया होना। तो आज तो धरती का संरक्षण और संवर्धन करने की बात है। जरा सा 10 दिन हम लोग घर में बैठे हैं और कई लोगों की रिपोर्ट है कि नदी का पानी साफ हो रहा है, हवा शुद्ध हो रही है, पक्षियों की किलबिलाहट आ रही है, और हम परिवार में होने से परिवार के सदस्यों पर ध्यान भी जा रहा है। तो ये जो हमसे होने वाले कृत्यकारिता अनुमोदित विधि से जो हो रहे अपराध जो धरती के साथ रुके, कितने कम समय में धरती वापस अपने स्वरूप में आ रही है, हम सोच करके ही उत्सव मना रहे हैं। तो इस तरह से धरती का भी रूप है, इस रूप का संरक्षण होना, संवर्धन होना। ऐसे रूप संरक्षण संवर्धन के कितने सारे उत्सव हो सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं। हमारा जो धन है, धन की संस्कृति है उदारता, रूप की संस्कृति है चरित्रता। इस प्रकार से उत्सवों के अनेकों उत्सवों का आयोजन हो सकता है। जागृत मानव परंपरा में इसलिए कहा हर पल सुख का है, हर क्षण सुख का है, हर पल उत्सव है। और इस उत्सव में जहां रूप चरित्रता से, धन उदारता से मानव में एक रूपता प्रारंभ हुई। पद की संस्कृति है। हाँ, पद होंगे, व्यवस्थाओं में कुछ पद होंगे, पर जैसे सुबह हमने चर्चा किया, पद का वर्गीकरण स्पष्ट है, पद किस लिए है उसका प्रयोजन स्पष्ट है, पद मुक्ति भी स्पष्ट है। इस प्रकार ये जो पद है, पद से भय चला गया और पद में जो आशय है न्याय, वो प्रकट होने से सर्व मानव में एक रूपता का भाव ऐसे सांस्कृतिक उत्सवों से हमको मनाने को मिलता है। बल की संस्कृति है, क्या सुंदर मुद्दा है बल की संस्कृति। सेवा जिसे कहते हैं, शरीर बल लगाकर, जैसे मां शरीर बल लगाकर बच्चे के लिए प्रयास करती है, उसमें उसका शरीर शरण होता है, परंतु बच्चे का शरीर बलवान होने लगता है। ये बल का ट्रांसफर। ऐसे ही हम सेवा करते हैं एक दूसरे को, वृद्धों की सेवा करते हैं, बल ट्रांसफर तो उस तरह से तो नहीं हुआ, पर उस बल में जो प्रेरणाएं हैं वो प्रेरणाएं ट्रांसफर हुई। शरीर हमारा क्षरण हुआ, पर उस तरह से भावों का संरक्षण और संवर्धन हुआ। इस तरह से मानव शरीर बल है ना, तो बल का जो संस्कृति है वो दया के भाव में दिया है, और जो बुद्धि है मानव में, बुद्धि का संस्कृति है विवेकशीलता का संरक्षण और संवर्धन। इस रूप में रूप, धन, पद, बल, ये जो ऐश्वर्य मानव को प्राप्त है, इन ऐश्वर्यों को विचार का आधार होने
से एक जो सांस्कृतिक परंपरा हमारे में तैयार होती है, उस आधार पर ये उत्सव, ऐसा मेरा ध्यान गया है। तो नाम, जाति, कर्म, धर्म, अब ये सब में नाम, जीवन अपने नाम के अर्थ से तदाकार होता है। ये सूचना बाबा जी ने दिया। आज हम सबके जो भी नाम है, उस नाम का अर्थ, अब नाम रखना तो कोई अर्थपूर्ण नाम हो। मेरा नाम योगेश है तो योगेश का कोई अर्थ है, इस अर्थ के साथ मैं तदाकार हूं, इस अर्थ के आधार पर मैं जीने का प्रयास करता हूं। तो जब भी मेरा जन्मदिन होगा, मेरे नाम का क्या अर्थ है, यह अर्थबोध मेरे को होने से और मेरे में प्रेरणा, ऐसे ही सबका है। तो नाम है, जाति एक, हम मानव जाति के हैं। हमारा कर्म क्या है? सुकर्म हमारा कर्म, ये कर्म संस्कार है। मानव को करने लायक कर्म कौन से हैं? तो ये विचार प्रवर्तन संस्कृति के माध्यम से पहुंचता है, पहुंचने का रास्ता संस्कृति है, और उसी को हम धर्म कहते हैं। हम मानव धर्म में भी एक है, सुख हमारा धर्म है। इस तरह से धर्म का कंटेंट, कर्म का कंटेंट, जाति का कंटेंट, नाम का कंटेंट, उसकी तात्विकता सहित, उसकी तार्किकता सहित, उसकी व्यावहारिकता सहित, जैसा दृश्य में है, ये कोई कल्पना नहीं दे रहे, ऐसा दृश्य है, और ऐसा दृश्य यहाँ सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है। ऐसी दृष्टि हमारी पर और ऐसा दर्शन हमारे में होना, प्रारंभ होना, इस रूप में संस्कृति, यह जागृत मानव परंपरा में इस तरह की क्या है, ऐसी संस्कृति को विकसित कर सकते हैं, ये हमारे लिए कार्यक्रम। अब अगला पड़ाव है सभ्यता। तो अब दरअसल में संस्कृति सभ्यता साथ है। अब ये सभ्यता कैसे है? तो जैसे संस्कृति के मूल में विचार प्रवर्तन है, वैसे सभ्यता के मूल में आचरण अर्थात व्यवहार, कार्य, अनुसरण, अनुकरण, ये इसके मूल। तो क्या चीज है ये? तात्पर्य निर्वाह की जो शिष्टताएं हैं, जो उसकी रीति है, वो रीति का स्पष्टीकरण ही सभ्यता है। कैसे स्पष्टीकरण होता है हमको? तो जो हमारे निहित दायित्व और कर्तव्य हैं, उनको निर्वाह की परंपरा, जैसे संस्कार की परंपरा है, वैसे संस्कारानुरूप उसको पुष्ट करने वाले दायित्व और कर्तव्यों की परंपरा, ये सभ्यता है। कैसे दायित्व और कर्तव्य है? तो मानव संबंध 7 हैं, नैसर्गिक संबंध 3। तो इस तरह से ये जो 7 मानव संबंध है, 3 नैसर्गिक संबंध है, और व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र रूप में ये हमारी स्थितियां हैं। तो सर्वमानव की ये स्थिति, सर्वमानव व्यक्ति रूप में है, परिवार में है, समाज में है, राष्ट्र में है, अंतरराष्ट्र में। तो ये सबका एक संबंध है। ये संबंध का कैसे हमारे में निर्वाह है? जैसे एक उदाहरण लिए, संबोधन करते हैं हम, उससे हमारा सभ्यता है। उसमें जो शिष्टताएं हैं वो हमारी सभ्यता है। जैसे इन संबंधों में शिष्टताओं पर आपका सहज ध्यान चला जाता होगा। जैसे कोई आगंतुक आते हैं तो हम किस शिष्टता से पहुंचते हैं, जैसे घर में माता पिता और भाई बहन रहते हैं, उनको हम किन शिष्टताओं से उनके साथ व्यवहार करते हैं, इस रूप में ये शिष्टताएं हैं। अब ये शिष्टताएं कैसे परिलक्षित होती हैं? हमारा आहार, विहार, व्यवहार में परिलक्षित होती है। अब ये सब के ऊपर जैसे एक भौगोलिक परिस्थिति भी है, ये इन शिष्टताओं के लिए इस पर भी सोचा गया है कि भौगोलिक परिस्थिति जैसी है वैसा आहार, वैसा विहार, पर व्यवहार अक्षुण्ण रहता है। व्यवहार में थोड़ा सा प्रभाव दिखता है, परंतु उसके मूल में विचार रहने से कुछ देर में ऐसा व्यवहार हमको सहज रूप में समझ में आता है। जैसे पहाड़ में रहते हैं तो एक प्रकार का हमें आहार, विहार, व्यवहार दिखता है। जैसे हम प्लेन्स में रहते हैं तो एक प्रकार का दिखता है, बर्फीली प्रदेश में रहते हैं तो एक प्रकार का दिखता है। पर जिसके मूल में विचार है और ये तात्पर्य निर्वाह की शिष्टता है, तो भौगोलिक परिस्थिति के साथ और ये जो शिष्टताएं हैं, संबंध और व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, ये सब में जो निर्वाह की परंपरा है उसको हम कहते हैं
सभ्यता, इस रूप में संस्कृति सभ्यता, ये अंतर संबंध बनता है। तो ये दोनों साथ साथ है। ये क्या है? ये सर्व मानव की एकरूपता है, इससे वातावरण है, और ऐसे वातावरण में हमारे मन को एक उत्सव आता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक लग रहा होगा ना सबको? आगे चलते हैं। संस्कृति के मूल में विधि है। अब ये मूल वाला थोड़ा सा ध्यान चला जाए। संस्कृति के मूल में विधि, सभ्यता के मूल में है व्यवस्था। तो इस तरह से कोई अंतर संबंध है, उसको देखते हैं। विधि व्यवस्था के पोषण के लिए संस्कृति सभ्यता, संस्कृति सभ्यता के संरक्षण के लिए विधि व्यवस्था। इस तरह से अनेकों बार हमारे वाङ्मय जब हम पढ़ते हैं तो उस तरह से उसमें कहा गया है। तो विधि मूलतः ज्ञान प्रमाण, ये विधि है। उसका सूत्र है अनुभव विधि, अनुभवगामी पद्धति। जैसे उदाहरण, ये जैसे आया, रूप धन पद बल बुद्धि, इसकी संस्कृति है ना, ये उद्बोधन प्रयोजन, ये सब कहां से आया? जिसके मूल में अनुभव मूलक विधि और अनुभवगामी पद्धति से इसमें एक विचार बना, और उस विचार के आधार पर ये उत्सव तय। इसके मूल में ये विधि है। यह विधि उत्सव पूर्वक जब आती है समाज के साथ, तब उसको अपन संस्कृति के, और यह विधि जब शिक्षा पूर्वक आती है सर्व मानव के पास, तब उसको हम अध्ययन कहते हैं। इसलिए जो विधि है, विधियों का अध्ययन होता है, और उससे जो हमारे में एक उत्साह है, उस उत्साह को हम संस्कृति के रूप में मनाते हैं। तो ज्ञान प्रमाण, अनुभव मूलक भी, अनुभवगामी पद्धति, इसकी सूचना आप सबके पास है ही। अब अनुभव मूलक विधि में क्या चीज है? नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, ये 6 मुद्दे हैं। तब आप ध्यान जा रहा है कि नियम, नियंत्रण, संतुलन हमें प्रकृति में मिलता है, न्याय, धर्म, सत्य ये मानव में मिलता है। इस तरह से मानव और शेष प्रकृति में के अंतर संबंध का हमारे अनुभव में आना, और ऐसे अनुभव ज्ञान प्रमाण का और विधि विकसित होना, इसका आधार है मूल्य मूल्यांकन। ये विधि का आधार है मूल्य मूल्यांकन। इसका व्यावहारिक स्वरूप बाबा जी ने दिया। उसमें लिखा है, एक से अधिक मानव अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की स्थापना के लिए जब निर्णित रूप में इकट्ठा आते हैं, उसको कहा विधि है। ये विधि है। अब ये संगठन की विधि है ना। एक अनुभूति उसके पहले गई है कि संगठन मानव का स्वभाव है कि नहीं? कारण साम्यता, लक्ष्य साम्यता, कार्यक्रम साम्यता। संगठन क्या है? तो अखंड समाज ही संगठन है। उस संगठन की स्थापना के लिए एक से अधिक मानव, अब यहां एक, अभी जागरूक मानव बाबा जी उन्होंने प्रयास किए, उनके जैसे होना और ऐसे लोग मिल करके और ये निर्णय लेना कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में हम सब इकट्ठा होते हैं। तब इस रूप में कहा ऐसे सर्व मानव होना, उसको कहा एक सूत्रता। तो विधि और व्यवस्था में एक सूत्रता है, संस्कृति और सभ्यता में एक रूपता है, दोनों जगह सर्व मानव है, यानी ये सभी मानवों के लिए है। तो इस आधार पर मूल्य मूल्यांकन, तो विधि का सूत्र बनता है नियम, प्रक्रिया, उपलब्धि, ये सिद्धांत, ये विधि है। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं। तो जैसे अध्ययन विधि है, ये संस्कार कैसे होना है उसकी विधियां हैं, सभ्यता कैसे निर्वाह करना है उसकी विधियां हैं। इस प्रकार से अनेकों विधियां, नियम, प्रक्रिया, उपलब्धि, सिद्धांत, ये जो हम सारी अभी अनुभूतियां पढ़ रहे हैं, दरअसल में ये सारी अनुभूतियां हमें विधि और व्यवस्था की मौलिक समझ या स्पष्टता ही हमें दे रही कि कैसे हमको समझ में आएगा। इस तरह से एक मार्गदर्शन
ज्ञान प्रमाण के रूप में विधि में स्पष्ट होता है। और व्यवस्था, व्यवस्था में न्याय समाधान। ये न्याय समाधान कैसे? उसके 5 डायमेंशन है। शिक्षा, संस्कार, सुलभता। तो जहां एक से अधिक मानव अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की स्थापना के लिए एकत्रित होना, ऐसा आशय का पालन होना, यानी उसको कहते हैं व्यवस्था। तो विधि द्वारा दिए गए निर्णयों का पालन को नाम है व्यवस्था। तो ऐसी व्यवस्था न्याय समाधान के रूप में सर्व मानव को ये 5 सुलभताएं होना, ये व्यवस्था है। जैसे शिक्षा संस्कार सुलभता, स्वास्थ्य संयम सुलभता, उत्पादन कार्य सुलभता, विनिमय कोश सुलभता, न्याय सुरक्षा सुलभता। जहां जहां अभी हम लोगों का ध्यान गया होगा, इस अपूर्णता में भी जहां जहां ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा सुलभता हुई है, वहां वहां के व्यक्तियों को आंशिक रूप में अपनी मनस्थिति में एक व्यवस्था का फीलिंग तो जरूर आया कि हाँ, यह व्यवस्था है। तो इस रूप में ये सारी सुलभताएं सर्व मानव के लिए उपलब्ध होना, ये कैसे उपलब्ध होती है, उसके लिए नीतियां रहती हैं। तो आगे के व्यवहार दर्शन के अध्यायों में इस पर काफी डिटेल है। तो इन डिटेल्स पर हम सबका ध्यान चले जाने से ये जो विधि व्यवस्था है उसकी और क्लैरिटी आने की संभावना है। फिर से वापस जब हम पठन करेंगे तो उसमें जो नैतिक सुरक्षा, धर्म नीति और राज्य नीति अध्याय 15 में है मेरे अनुसार, तो ये सारा उसमें दिया है। तब जैसे विधि के मूल में ज्ञान प्रमाण, मूल्य मूल्यांकन, वैसे व्यवस्था के मूल में न्याय समाधान, फल परिणाम, ये व्यवस्था के आउटकम के रूप में दिखता है। तो जहां नियम प्रक्रिया और उपलब्धि ये सिद्धांत है, यहाँ इसके पालन के लिए नीतियां हैं, जिसको धर्म नीति और राज्य नीति है, अर्थ नीति भी है। तो सर्व मानव जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में है, ये सारे नीति से और विधि से एक सूत्र होते हैं, उसको कहते हैं विधि व्यवस्था। तो ऐसे विधि व्यवस्था के संरक्षण में संस्कृति सभ्यता है, और संस्कृति सभ्यता के पोषण में ये विधि व्यवस्थाएं हैं। इस तरह से विधि व्यवस्था, संस्कृति सभ्यता का अंतर संबंध बाबा जी ने पुनः एक बार, ये दृश्य यदि हमारी कल्पना में आ रहा होगा तो ऐसे दृश्य, ऐसे हमारे अनुमान, ऐसी हमारी कल्पनाशीलता में तब हम इसको कहते हैं जागृत मानव परंपरा, जो कि जागृति क्रम जागृति के रूप में ये विश्लेषित होता है। तो भाई और बहनों, इस तरह से ये जो प्रस्तुति मेरी थी, ये प्रस्तुति अब तक पहुंच गई होगी। इस प्रस्तुति सुलभता के लिए पहुंचने के लिए मेरे मित्र गोपाल मेरे साथ रहे, अभ्युदय संस्थान परिवार हमारे साथ है। हालांकि 5-1 मिनट का समय है, तो चूंकि प्रस्तुति पूरी हुई है हम रुक सकते हैं। तो सभी सुनने के लिए, समय देने के लिए मैं सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। इसके ऊपर कुछ आपके प्रश्न होंगे तो ग्रुप में जरूर उसमें लिखिए। काफी सारे वरिष्ठ बंधु भगिनी इस ग्रुप में काम कर रहे हैं, ये सभी आपको व्यवस्थित उसको उत्तरित कर सकते हैं। जितना छोटा मोटा मेरा ध्यान चला गया, मैं भी आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, सुबह एक प्रश्न आया था, उसको ले सकते हैं कि जैसे इच्छा से द्रवित होने वाले अंग को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रिय, है ना, ऐसे इंद्रिय कहा है। बस मेरा छोटा सा स्पष्टीकरण है, जो भाई उसको पूछ रहे हैं कि इसको कर्म दर्शन में हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें उसको कहा है क्रिया शक्ति जागरण। जीवन में शक्ति जागरण है, 3 प्रकार की शक्ति है। एक है क्रिया शक्ति जागरण, दूसरा है इच्छा शक्ति जागरण, और तीसरा है ज्ञान शक्ति जागरण। तो जहां तक मेरा ध्यान गया भाई, कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रियों में ये जो शक्ति जागरण है, तो मैं आपको कुछ उदाहरण से ये शक्ति जागरण हमारे में कैसे होता है
और ये कैसे हमारे लिए काम करता है, इसके छोटे से उदाहरण दे करके ये प्रस्तुति को मैं पूरा करता हूं। जैसे शब्द रूपी क्रिया शक्ति जागरण से मेरा ध्यान जाता है भैया, जिस तरह की हमारी अभी भाषा है, उस भाषा की जो सार्थकता है, तो इस भाषा में जो अमानवीय भाषा है वो चली जाना, मानवीय भाषा हमारे में आना, इस तरह से हमारा भाषिक विकास होने से, क्योंकि भाषा के मूल में भाव है, तो मानवीय भाषा के प्रयोग से हमारे में मानवीय भाव जगने की संभावना बनती है। इस रूप में ये जो शब्द है, इन शब्दों की सार्थक शब्दों की एक हमारे पास वोकैबुलरी तैयार होना, कैसे हम अपने भावों को, मेरी जिज्ञासाओं को, कई बार हमने ये देखा कि प्रश्न बांधते भी नहीं बनता, क्या प्रश्न है ये पूछने के लिए शब्द भी नहीं है, कैसे मैं अपने भावों को पहुंचा पाऊं, कैसे मैं अपने भावों को कनेक्ट करूं। अच्छा, एक मानव दूसरे मानव से कनेक्ट होता है तो मेरे भाई अभी शब्द से ही कनेक्ट होते हैं, है कि नहीं। तो उस रूप में ये जो काव्य है, कासा कोविद, ये सारी शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां भावों को व्यवस्थित रूप में एक दूसरे को पहुंचाने के लिए, ये जो शब्द है ना, उच्चारण तो हम ही करते हैं, शब्द गढ़ते हैं, तो ये चित्त में होने वाली घटना है। तो मुझे लगता है कि इन शब्दों के लिए तो इस तरह से शब्द का मानवीयता को समझने के लिए इस तरह से क्रिया शक्ति जागरण। दूसरा है स्पर्श। अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता है भैया कि स्पर्श में मानवीय स्पर्श की क्या ऊंचाई है, ऐसे स्पर्श को पहचानना और ऐसे स्पर्शों का अभ्यास होना, ये थोड़ा ध्यान देने की चीज है। आपका भी ध्यान जा रहा होगा, जब आप इतना अच्छे से इस प्रश्न को रखे हैं तो स्पर्श पर भी आपका ध्यान गया होगा। तीसरा है रूप। अभी थोड़ी देर पहले रूप संस्कृति की बात की है, तो जिस तरह से हमारा रूप है, रूपात्मक हम लोगों का क्रिया शक्ति है, तो रूप भी कैसा स्वरूप के आधार पर हमारा रूप हो, इस तरह से ये क्रिया शक्ति है। रस जो हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए है, तो इस तरह से क्रिया शक्ति जागरण में वैसे रस ग्रहण करना, वैसे रसों को पहचानना। और तीसरा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गंधों को भी पहचानना। अभी जैसे धरती का आपको उदाहरण दिया, देखिए बाबा जी एक जगह बोल के गए, धरती गंधवती है कि नहीं। अब जितना यह अव्यवस्था है भैया, कहाँ उसमें गंध आता है बताइए, सोचने की एक आवश्यकता है। तो धरती गंधवती है होना, यानी ये सारा जो प्रकृति का ऐश्वर्य है, इन ऐश्वर्यों को हम पहचान पाना, यह एक व्यवस्था है, ये पहचान पाना। और ये सारी व्यवस्था और जो हमारी इच्छा में, जो हमारे इंद्रियों से ये जो संवेदनाएं हैं, इन संवेदनाओं को मानवीय धरातल की कसौटी पर पहुंचा पाना, ये क्रिया शक्ति जागरण है। एक उदाहरण के लिए छोटा सा तर्क जाता है, ज्ञान इन्हीं से कैरी होता है। यदि मेरा शब्द का व्यवस्थित है, तो जो शब्द, अभी बहुत सारी अड़चन आती है कि जिस तरह की भाषा इस दर्शन में प्रयोग है, कभी मैंने सुना भी नहीं है, तो पहला अड़चन तो शब्दों का जा रहा है, जबकि सामान्य हिंदी में प्रस्तुति है। तो इस तरह से ये जो क्लींजिंग है हमारे में, मानसिकता में, शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों से जो अव्यवस्थित हुआ है, और ये सारी संवेदनाएं जो विषय केंद्रीय हुई हैं, ये सारी संवेदनाएं संज्ञानीयता के अर्थ में, होने के अर्थ में, मुझको लगता है ये जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न में इस तरह से उसको तो कहा है क्रिया शक्ति जागरण, क्रिया शक्ति जागरण का नियोजन इच्छा शक्ति जागरण, और इच्छा शक्ति जागरण का नियोजन उस तरह से ज्ञान शक्ति जागरण। तो इस तरह से इन शक्तियों का जागरण होने से उसको कहा है उपासना। ऐसे उपासना में ये जागरण, अब ये जागरण जिस तरह से दृश्य है और जिस तरह से प्रेजेंटेशन हुआ है, जिस तरह से मानव व्यवहार दर्शन का पुस्तक हम सब लोग पढ़ रहे हैं, इन अनुभूतियों को भी पहचान रहे हैं, तो इस तरह से ये हमारा उपासना ही है एक प्रकार से, जिसको कर्म दर्शन में विश्लेषित किया है। तो आपका जो आशय था मैं शायद आपको पहुंचा पाया। थैंक यू पुनः एक बार सभी को।
मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।